गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है ना। तो देखो क्या है कि इसमें रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं। तो पहला जो नियम है रासायनिक समीकरण लिखने का, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि नहीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदा पॉजिटिव का चिन्ह रहता है। देखिए अभिकारक और उत्पाद मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है, ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है, अभिकारक होता है और ये उत्पाद होता है। तो कोई रासायनिक समीकरण है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम जो होता है कि पहला नियम ये होता है कि किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव योग यानी प्लस, योग यानी पॉजिटिव का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, योग यानी धन, धन इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना। जैसे ये दोनों तत्व है, इसको जब जोड़ रहे हैं तो जब इसको जोड़ रहे हैं तो इसको प्लस का चिन्ह लगाना है। प्लस का चिन्ह क्या काम करता है, ऐड करने का काम करता है। जैसे 2 में 3 जोड़ना होगा, हम लोग जानते हैं 2 + 3 में 5 हो जाता है। तो इसमें जब जोड़ना होता है तो ऐड का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार से जब रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, किन्हीं किन्हीं दो अभिकारकों, अभिकारकों मतलब इधर वाला जो अभिकारक रहता है, किन्हीं दो अभिकारकों के बीच सदैव प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है ना। किन्हीं दो अभिकारकों के बीच, अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव पॉजिटिव का चिन्ह लगाया जाता है। किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर अभिकारक है, उत्पाद है। उत्पाद भी एक से अधिक उत्पाद भी बनता है, आगे बताएंगे। तो उसमें भी क्या है ना, एक से अधिक उत्पाद बनता है, वहां पर भी जो है प्लस का चिन्ह लगाते हैं। किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। तो ठीक है बच्चा, तो पहला नियम यही कहता है हमारा, कहीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। और जो सेकंड वाला नियम क्या कहता है, सेकंड वाला नियम ये कहता है अभिकारक को बाईं ओर, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर, दाईं ओर मतलब आरएचएस राइट हैंड साइड। ठीक है, उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है हमेशा। सदैव अभिकारक जो होता है ना, जो अभिकारक रहता है उसको बाईं ओर लिखा जाता है। देखो ऐसे खड़े हो जाए इक्वेशन के सामने, ये जो अभिकारक को हमेशा जो है बाईं ओर लिखा जाता है, तब उत्पाद को हमेशा राइट साइड लिखा जाता है। ठीक है ना। अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को राइट साइड मतलब आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है। ठीक है, पहला नियम दूसरा हो गया। पहला, अब देखो तीसरा। तीसरा नियम यह कहता है कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ना, मतलब ठीक है, कि तीसरा नियम यह कहता है अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। देखो जो अभिकारक होता है हमारा, ये अभिकारक होता है और ये उत्पाद होता है। ठीक है, पहले ही बता दिए। तो अभिकारक और उत्पाद जो रहता है, इसके जो मध्य मतलब बीच में, इसके जो बीच में ना हमेशा जो है तीर का निशान लगाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा नहीं मतलब कि हमेशा मतलब तीर का निशान लगाते हैं या उत्क्रमणिता, अभी आगे बताएंगे। तो अभिकारक व उत्पाद के मध्य जो है तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है, तीर तो आप लोग देखे होंगे बचपन में, रामायण वगैरह देखे होंगे, या मतलब कि जो आदिमानव लोग थे वो लोग क्या है ना, तीर वगैरह का, धनुष तीर का ये सब का यूज करता था। ठीक है, उससे वो अपना शिकार वगैरह करते थे, तो वहां पर तीर का यूज होता था। तो अभी तो नहीं होता है। ठीक है, अभी ओलंपिक वगैरह में देखिएगा तो तीर पर से निशाना वगैरह केवल लगाता है, बट युद्ध वगैरह में तीर का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, समझे ना। तो अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। जो अभिकारक होता है और जो उत्पाद बन रहा है, इसके बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह जो बना रहता है ना, इसको तीर बोलते हैं। ठीक है ना, तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का सिर उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है। ये जो तीर का हेड है ना, जो सर है ना, हेड, तीर का ये जो हेड है ये उत्पाद की ओर रहता है। किस तरफ रहता है, तीर का ये जो हेड है ना, ये उत्पाद की रहता है, मतलब जिस तरफ अभिक्रिया बनता है। ठीक है, अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है,
अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का सिर उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है। ये जो तीर का सिर रहता है ना, ये जो तीर का सिर रहता है ये उत्पाद की ओर रहता है और यह अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है। तो ये तीसरा रूल यही कहता है, अभिकारक व उत्पाद के मध्य में तीर का निशान लगाते हैं और एक तीर का जो हेड होता है वह अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है, अभिक्रिया किस साइड हो रही है। तो अभिक्रिया देखोगे ये जो हेड है ना, तो राइट साइड अभिक्रिया हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट राइट साइड बन रहा है, ठीक है। अभिक्रिया को दिशा को बताता है ना, ठीक है। तो चौथा देखिए आप लोग, चौथा पॉइंट ये कहता है, चौथा नियम ये कहता है, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है तो अभिकारक और उत्पाद के बीच इस तरह कटे हुए तीर का निशान। उत्क्रमणी मतलब कि वह अभिक्रिया होती है जो दोनों साइड चलती है, ठीक है। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है तो अभिकारक व उत्पाद के बीच कटे हुए तीर का निशान लगाते हैं। उत्क्रमणी मतलब कि जो अभिक्रियाएं दोनों साइड चलती है ना, उसको हम लोग उत्क्रमणी कहते हैं। जैसे इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे बर्फ है, बर्फ ना, ठीक है। तो बर्फ को जो पिघलेगा ना, उसको टेम्परेचर दीजिएगा ना, ठीक है। जब पिघलेगा तो बर्फ जब पिघलेगा ना तो पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी, ठीक है। तो ये जो बर्फ से पानी बना, अब फिर इसको फ्रीज कीजिएगा, मतलब इसका टेम्परेचर घटाइएगा। तो जब ये टेम्परेचर घटाइए 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे जाएगा, मतलब जब घटाते जाइएगा टेम्परेचर, कम कर दीजिएगा टेम्परेचर, जो पानी है ना, पानी से बर्फ बन जाएगा, ठीक है ना। पानी से क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। अब तो ये जब इस प्रकार से जब रिएक्शन होते हैं, इस प्रकार की जब क्रियाएं होती हैं, तो वहां पर इस तरह से चिन्ह लगाते हैं, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता का चिन्ह, ठीक है। इसको कटे हुए तीर को से करते हैं। जैसे यही तीर है ना, तीर है, इसको बीचों बीच काट दीजिए, बीचों बीच चीर फाड़ कर दीजिए, इसका ऑपरेशन कर दीजिए ना, इसको चीर दीजिएगा बीचों बीच ना, और इसको उलट के रख दीजिए। मान लीजिए आधा एक चीर दिए, ठीक है, इसको चीर के मान लीजिए आधा ये होगा, आधा ये होगा, इसको उलट दीजिए, ऐसे रख दीजिए ना। तो ये रिएक्शन इधर हो रहा है, इधर भी हो रहा है, मतलब कि इससे यह पता चल रहा है रिएक्शन जो है इधर भी हो रहा है, इधर हो रहा है। तो मतलब यही, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है तो अभिकारक व उत्पाद के बीच, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है तो अभिकारक व उत्पाद के बीच किसका चिन्ह लगाते हैं? कटे हुए तीर का निशान लगाते हैं ना, कटे हुए तीर का निशान लगाते हैं। अगर अभिक्रिया जो है क्या है, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है तो अभिकारक व उत्पाद के बीच कटे हुए तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो तो ध्यान दीजिए आप लोग अब, ठीक है। और ये जो उत्क्रमणी है ना, ये मतलब हाई स्कूल में तो नहीं मिलेगा, आप लोगों को इंटर में मिलेगा। इंटर में इसका चैप्टर है, मतलब कि अच्छे से पढ़ाया गया उत्क्रमणीयता के बारे में, काफी रिएक्शन दे रखे हैं इस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हो इंटर में पढ़ने के लिए आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, उत्क्रमणीयता के बारे में, ठीक है। तो अभी क्या है, इतना जानते रहिए कि ये जो उत्क्रमणीयता होता है ना, जो अभिक्रिया जो होती है ना, जो रिएक्शन होता है ना, वो दोनों साइड चलती है, समझा। लेफ्ट राइट साइड भी चलती है, लेफ्ट साइड भी चलती है। तो वहां पर जो है इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नियम 5, अभिकारकों तथा उत्पादों के पदार्थ, अभिकारक और उत्पाद के जो पदार्थ रहते हैं ना, अगर वो गैस है या द्रव है या जलीय पदार्थ है तथा ठोस है, सॉलिड है, इन तीनों अवस्थाओं को क्रमशः GL, AQ या तथा S से दर्शाते हैं। GL, AQ तथा S से दर्शाते हैं। S मतलब सॉलिड से दर्शाते हैं, मतलब कि ये जो पदार्थ होते हैं ना अभिकारक और उत्पाद के बीच, अगर वो गैस अवस्था में है तो G से दर्शाते हैं, और द्रव अवस्था में है तो लिक्विड से दर्शाते हैं, जलीय अवस्था में है तो वाटर से, जलीय अवस्था में है तो AQ से दर्शाते हैं, ठीक है, और सॉलिड अवस्था में है तो S से दर्शाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ऐसे दर्शाया जाता है। और एक छोटा सा पॉइंट है, नोट कीजिएगा, एक है ना इसमें कंफ्यूज रहता है बच्चा अधिकांश है। देखो, जब अभिकारक व उत्पाद जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ से दर्शाते हैं, मतलब
अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक व या अभिकारक व या उत्पाद हो गए दोनों, अगर जल में घोल के रूप में मतलब पानी में घोल के रूप में उपस्थित रहेगा ना, एक ही सॉल्यूशन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। जैसे वाइन जो होता है ना, जैसे आप लोग शराब ले लीजिए वाइन, ठीक है, वाइन, ठीक है, देखो एक गिलास वाइन ले लिया, ठीक है, तो वाइन मतलब प्योर अल्कोहल ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, अल्कोहल, अल्कोहल उसमें पानी मिला दिए, अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होता है ना जी, इथेनॉल। देखो तो इसमें क्या है ना, पानी मिला दिए, ठीक है, इसमें हम लोग क्या मिला दिए, पानी मिला दिए ना, इसमें पानी जब मिला दीजिएगा ना तो ये जो तनु विलयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तनु, तनु विलयन, तनु विलयन क्या हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा पतला हो जाएगा। ये मतलब है जो अल्कोहल की मात्रा जो है मान लीजिए 20% पानी मिला तो ये पतला हो गया, ठीक है, तो मतलब जली विलयन के रूप में उपस्थित हो गया, इसमें जल की मात्रा आ गई, प्योर अल्कोहल नहीं, इसमें जल भी है। तो ये जो इस प्रकार जो सोल्यूशन बना ना, एक और सोल्यूशन बना, मतलब कि इसको हम AQ से डिनोट करेंगे, AQ से प्रदर्शित करेंगे, इसका जो, ठीक है, समझा ना, AQ समझा ना, AQ लिखेंगे, AQ सोल्यूशन। जैसे अगर आपको लिखे तनु H2SO4 लिखा हुआ है, तनु H2SO4, जब तनु H2SO4 लिखा हुआ है बच्चा, तो तनु मतलब यानी H2SO4 है, जो तनु मतलब होता है पतला हो गया, यानी पानी की मात्रा आ गई इसमें, प्योर H2O नहीं है, तेजाब नहीं है, हल्का फुल्का तेजाब और पानी है, तो इसको हम लोग AQ से लिख देंगे। जहां पर AQ लिखा रहेगा समझ लीजिएगा उसमें पानी मिलाया हुआ है ना, कैसे लिख देंगे, AQ से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए ना, ठीक है। तो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन जहां तक लगता है मेरे को आ गया होगा यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तनु ये सब समझ में आ गया ना, ठीक है, AQ से दर्शाते हैं, समझा। अभी आगे रिएक्शन करोगे ना समझ में आ जाएगा। हाँ, अब गैस को गैस जैसे ऑक्सीजन है गैस के रूप में होता है तो G से लिख देते हैं, ठीक है, सब जैसे LP मीथेन गैस CH4 है, इसको भी अगर गैस के रूप में है तो G से लिख देंगे। कोई सॉलिड है, ठीक है, तो उसको S से लिख देंगे। तो ऐसे उसको भी लिखना जरूरी होता है। जब कोई रासायनिक समीकरण लिखोगे ना, इसकी भौतिक अवस्थाओं को लिखना जरूरी रहता है, एक्चुअली वो किस अवस्था में, सॉलिड में है, गैस में है, लिक्विड में है, या एक ही में है, एक ही सोल्यूशन में, किस प्रकार से ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी सही होगा। अब देखो आगे, देखिए आप लोग आगे, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। और रासायनिक समीकरण जब हम लोग संतुलित करते हैं उसका कुछ तो महत्व होगा, किस लिए संतुलित, सब नहीं हम लोग पागल में संतुलित कर देते हैं, ठीक है, कुछ तो महत्व होगा संतुलित करने का, कुछ तो बेनिफिट होगा संतुलित करने का। समीकरण किस लिए संतुलित कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को इसलिए संतुलित करते हैं, समझा, किस लिए संतुलित करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान जो होता है ना हमेशा संरक्षित रहता है, न तो नष्ट किया जाता है, न तो उसका निर्माण किया जाता है। फिजिक्स में आप लोग द्रव्यमान संरक्षण पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ा देंगे, 9th की जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना उस समय मैं पढ़ा दूंगा, 9th क्लास में पढ़ कर दूंगा। बाकी बट थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इजी है। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है ना, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत सारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, जितनी मात्रा इधर लिए रहिएगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जितनी मात्रा लीजिएगा वो उतना ही बनेगा, इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड उतना ही बनेगा, समझा। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि ये द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसका जो द्रव्यमान होता है ना वो संरक्षित रहता है, समझा। मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है। मतलब मैग्नीशियम इधर, अगर एक मैग्नीशियम इधर है ना तो इधर भी एक ही मैग्नीशियम रहेगा, अगर 2 ऑक्सीजन इधर है तो देखो ये बैलेंस नहीं ना, देखो इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, एक 2 हो गया, यहाँ पर 2 रख दो ना, देखो 2Mg + O2 Al2 MgO। तो यहाँ देखो 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर देखो O2 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2O, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। तो हमको ये क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो अभिक्रिया जो रिएक्शन हो रहा है ना,
इसका जो द्रव्यमान है ना वो नष्ट नहीं हो रहा है, जितना इधर पदार्थ है उतना इधर भी बन रहा है। ठीक है, तो यही चीज है, तो समझ में आ गया होगा जहां तक लगता है। देख लो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। समझ में आ गया ना, न तो निर्माण होता है कोई रासायनिक अभिक्रिया, किसी द्रव्य ऐसा नहीं कि द्रव्यमान इधर उतना नहीं है तो उधर बहुत सारा बन गया। द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है, जितना द्रव्यमान है उतना ही रहेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब रिएक्शन होगा। अब देखो, तो यहाँ पे देखो लिख दिए हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब वही जो मैं समझा रहा था वही लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, और उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान मतलब वेट, उसका मतलब कितना है। ठीक है, मास कितना, द्रव्यमान कितना, वेट कितना है। ठीक है, ये दोनों बराबर रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिख दें H2 प्लस हाफ O2 ये H2O, मतलब ये इधर देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन को आधा कर दिए हैं, 1/2 ऑक्सीजन को आधा कर दिया तो आधा ऑक्सीजन आ गया। या इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो H2 प्लस O2 एरो H2O, H2 प्लस O2 एरो H, देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई पर जब कर दिए तो यहाँ 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, देखो यहाँ 4 हाइड्रोजन होगा। जब 4 हाइड्रोजन होगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। देखो यहाँ कितना कितना सिंपल था, ये हो गया ना। ये दोनों एक ही इक्वेशन है जी, ठीक है ना, हम कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हम इसको आधा कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितना इधर बन रहा है अभिकारक में, जितना बना, जितने अभिकारक के तत्व है उतने ही उत्पाद में भी बन रहा है। तो वही ये बोल रहा है कि था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो आगे हम लोग रासायनिक समीकरण को जो है ना कैसे संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित करना भी बहुत सारे प्रैक्टिस वगैरह कराऊंगा। ठीक है ना, और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण संतुलित करने से पहले 9th का कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं अभी पढ़ाता हूँ ना, 9th का कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, उसको तभी समझ में आएगा। आप लोग नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको हमको देखना है। 9th कुछ बेसिक कंसेप्ट है तो अभी, ठीक है ना, तो उसको देखिए आप लोग पहले, इसके बाद हम रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं उसके बाद विषय में देखेंगे। ठीक, चलो चलिए ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे ना कुछ यौगिकों के फार्मूला के बारे में, जो कि हमारे इक्वेशन बैलेंस में काम आएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है उसको सीखना। तो हम लोग सीखते हैं कुछ यौगिकों के फार्मूला सीखेंगे। क्या सीखेंगे, फार्मूला, ठीक है, यौगिक के। ठीक है, कुछ यौगिक के फार्मूला सीखेंगे। तो उसको सीखने के लिए देखिए हम लोग क्या कुछ आयन का नाम याद करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं हम लोग आयन क्या होता है। ठीक है, क्या देखेंगे, आयन क्या होता है। किसी परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश की मात्रा को आयन कहते हैं। कोई भी एटम होता है, जैसे आपका Na+Cl-, ये देखो परमाणु है, Na+ का है, Cl- क्लोरीन का परमाणु है, सोडियम का परमाणु। इसको ऊपर ये जो आवेश है ना, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस आवेश को हम लोग आयन बोलते हैं ना। किसी परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश को आयन कहते हैं। आपके दिमाग में आता है जैसे विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, इसको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा ना, उसमें बता दूंगा विद्युत आवेश क्या होता है बहुत अच्छे से। अभी इतना जान लो, किसी परमाणु में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयन कहते हैं। किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयन कहते हैं। ठीक है, तो आयन जो होता है ना, आयन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखो आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। कौन कौन से आयन होते हैं, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है।
ठीक है। तो देखो धनायन, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे धनायन कहते हैं। जब कोई भी एटम होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है ना, उसे धनायन, उसे हम लोग धनायन परमाणु कहते हैं। ठीक है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसको हम लोग ऋणायन परमाणु बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, समझा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो परमाणु पर ऋणायन आ जाता है, उसको हम लोग ऋणायन बोलेंगे। ठीक है। आयन दो प्रकार के, एक होता है ऋणायन और धनायन। परमाणु पर किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रहता है, ऋणायन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणायन। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है उसको हम लोग धनायन बोलते हैं। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम जो रहता है ना इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग करता है, क्यों ग्रहण करता है। देखो जैसे आपका ये होगा NaCl हुआ ना, NaCl, नमक का फॉर्मूला आपको पता होगा, नमक सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। तो ये जो NaCl है ना, NaCl 281, इसका आउटसाइड मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आउटसाइड में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन को होता है 287। ठीक है। क्लोरीन में कितना होता है, 287 होता है। ठीक। तो हर एटम जो है ना स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए मतलब अस्थाई होने के लिए, तो अपने बाह्य कक्षा में मतलब आउट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास, कोई भी एटम रहता है वो स्टेबल होने के लिए अपने बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पर रखने का प्रयास है। देखो पहला कक्षा हो गया या दूसरा कक्षा हो गया, तीसरी कक्षा में ऑप्शन है तीसरा, बाहर का आउट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करता है। ठीक है। तो ये देखो ये जो सोडियम है ना इसके आउट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन है ना, सोडियम के आउट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस स्टेबल नहीं है ना, तो ये स्टेबल है। अगर सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना क्लोरीन को, तो सोडियम के पास कितना हो जाएगा, मान लो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखो जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके पास भी 8 बचा। जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसमें नेगेटिव चार्ज आया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको Na+ ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है Cl- लिखेंगे। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब इसके स्टेबल, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए अपने बाहर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। इसके पास 8 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का Cl- होगा, वो इलेक्ट्रॉन त्याग किया। तो वही चीज है जब कोई, इसीलिए कोई भी एटम होता है ना इलेक्ट्रॉन त्यागता है स्टेबल होने के लिए, और जो दूसरा वाला एटम रहता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो भी स्टेबल होने के लिए। वही चीज है यहाँ पर। और जो धनायन है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है परमाणु, तो धनायन बनता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। ठीक है ना। चलो धनायन ऋणायन समझ में आया। कोई भी एटम, ये जो एटम अभी लिखे हैं हम, ये जो एटम धनायन क्यों बना रहा है, ऋणायन क्यों बनाया है, इसके विषय में समझ में आया है। इसलिए बनाता है क्योंकि हर एटम स्टेबल होने के लिए अपने बाहर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयत्न करता है। ठीक है। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयत्न है, इसीलिए कोई एटम तत्व जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मतलब त्यागता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से जो है इस सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। तो अब देखो, तो ये आयंस के नाम लिखे हैं कुछ। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन आयन H+, लिथियम आयन Li+, सोडियम आयन Na+, पोटेशियम आयन A+, ठीक है, सिल्वर आयन नेम ऑफ द मतलब ये जो यौगिक आयन के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। ये आयन के नाम लिखे हुए सिंबल है। ठीक है। और एक वैलेंसी जो है ना, हर एटम जिस एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है वह उसकी वैलेंसी हो जाती है, क्योंकि वैलेंसी वही होती है। कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, साझेदारी करता है या त्यागता है ना, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। मान लो हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करके वो अपने आप को स्टेबल कर रहा है ना, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर के अपने आप को स्टेबल कर रहा है, अस्थायी बना रहा है, तो इसकी भी वैलेंसी 1 हो जाएगी। किसी एटम के ऊपर जितने चार्ज होते हैं ना, वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। ठीक है ना। तो छोटी सी बात है। तो
ठीक है। पोटेशियम आयन को हम लोग K+ से लिखते हैं, अमोनियम आयन को हम लोग Ag+ से लिखते हैं, बेरिलियम आयन को हम लोग Be+2 से लिखते हैं, मैग्नीशियम आयन को Mg+2 से लिखते हैं। इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कैल्शियम आयन को हम लोग Ca+2 से लिखते हैं, एल्युमिनियम आयन को हम लोग Al+3 से लिखते हैं, क्यूप्रिक, और कॉपर आयन को हम लोग Cu+2 से लिखते हैं, क्यूप्रिक या कॉपर। सेकंड आयन को हम लोग Cu+2 से लिखते हैं, ठीक है, Cu+2 से लिखते हैं। ये सब याद रहना चाहिए, जैसे आगे काम आएगा फार्मूला बनाने में, ठीक है ना। यौगिक का फार्मूला बनाने में यूज होगा। इक्वेशन बैलेंस कीजिएगा तो शब्दों में दे देगा, आप लोगों को ये सब याद रहेगा तभी बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक। अब देखो इधर नेवादा से, ठीक है, देखो फ्लोराइड को F- से लिखते हैं, क्लोराइड को Cl- से लिखते हैं, ब्रोमाइड को Br- से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रोमाइड Br-1 होगा, समझ ब्रोमाइड जहाँ लिखा रहेगा वहाँ Br-1 हो जाएगा, समझ लो। आयोडाइड को I- है, आयोडाइड कहीं भी लिखा रहेगा समझ लो I- है। हाइड्रॉक्साइड आयन को OH- आयन से लिखते हैं, साइनाइड आयन को Cl- आयन से लिखते हैं। इसके अगर आयन नहीं लगे ना प्लस माइनस तो इसको आयन नहीं बोलते हैं, ठीक है। एसीटेट आयन को CH3COO- आयन बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन H- आयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो और देखो ऑक्साइड आयन O2- को बोलते हैं, सल्फाइड आयन H2- को बोलते हैं, और सल्फाइड आयन SO3- को बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो अब हम लोग और आयन कुछ देखते हैं, इसके बाद देखते हैं फार्मूला का निर्माण कैसे होता है। थोड़ा देखिए बच्चे, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि इसको स्क्रॉल करके दूसरा ला देंगे, ठीक है। तो क्या है ना, तो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, पूर्ण रूप से स्वदेशी है। और एक क्या है ना, इस थोड़ा टाइम लगेगा इसीलिए जो है, ठीक है, टेस्ट करने में, इसीलिए दूसरा बोर्ड का प्रयोग किया हूँ ना, ठीक है। छोटा है लेकिन काम चल जाएगा इससे, ठीक। अब देखो फेरस आयन को Fe+2 से लिखते हैं, फेरिक आयन को, ठीक है, फेरिक या आयरन थर्ड आयन को Fe+3 से लिखते हैं, स्टेन को स्टेनिक या टीन को Sn+4 से लिखते हैं, लेड या लीड को Pb2+ से लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो सल्फेट आयन SO4- से लिखते हैं, नाइट्राइड आयन को N-3 से डिनोट करते हैं, मतलब कि सिंबल है ना। देखो नाइट्राइट और ड में देखो यहाँ ड है, यहाँ ट है, यहाँ ड से डमरू है, ट से टमाटर है, समझा क्या है, ड से डमरू, ट से टमाटर, मतलब यहाँ ड का अंतर है, यहाँ ट का अंतर है। नाइट्राइट आयन NO2-1, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर नाइट्राइट करके आएगा समझ लीजिएगा NO2-1 2 इसका आएगा सूत्र, ठीक है। नाइट्रेट आयन सिंबल, नाइट्रेट आयन NO3-1, NO3-1 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन, क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन NO3-1 को, ठीक है। फास्फाइड आयन को Pb-3 को फास्फाइड आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फास्फाइड आयन बोलते हैं, ठीक है ना। फास्फाइड आयन देखो यहाँ ड है, यहाँ ट है, फास्फाइड आयन Pb3-1 को फास्फाइड आयन बोलते हैं, यहाँ ड है, फास्फाइड आयन Pb-, ठीक है। फास्फेट आयन PO4-1 को फास्फेट आयन बोलते हैं, फास्फेट, और ठीक है ना, फास्फेट आयन PO4-1 को फास्फेट आयन बोलते हैं। कार्बन बाइकार्बोनेट के SU3-1 बोलते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, ठीक है।
तो हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में आपको, फार्मूला कुछ यौगिकों का फार्मूला का निर्माण कैसे होता है, ये आपके इक्वेशन में दिया रहेगा, तो फार्मूला जब तक बनाने नहीं आएगा आप इक्वेशन बैलेंस कर ही नहीं सकते हैं, समझा ना, क्योंकि शब्दों में दे देगा, आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको आना चाहिए, ये नहीं आएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड लिखा है वाला, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, एकदम ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो आयन और सिंबल ये याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा देख लोगे ना हो जाएगा, 2-4 बार देख लोगे तो हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। देखो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम को क्या बोले थे हम, सोडियम क्लोराइड इसको बोले थे हम Na+ से लिखते हैं, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड को Cl-1 से लिखते हैं, देख लो, विश्वास ना हो तो देख लो। देखो क्या है, कहाँ है सोडियम आयन, देखो सोडियम आयन को Na+ से लिखते हैं, क्लोराइड आयन को Cl- से लिखते हैं, देखिए क्लोराइड आयन को Cl- से लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो ठीक, क्लोराइड आयन को Cl- से लिखते हैं, है ना। अब देखो, तो अब क्या है, इसका फॉर्मूला लिखते समय सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आयन आयन में, ठीक है। इसका वाला ये जो चार्ज है इसके पास रखते हैं, और इस वाले जो चार्ज है इसके पास रखते हैं, ठीक है। तो ये Na1 हो जाएगा, इसका चार्ज इसके पास आ जाएगा, और ये ठीक है, और जो क्लोरीन है ना, इसका जो चार्ज है इसके पास आ जाएगा, क्योंकि चार्ज सेम है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक है, इसके ऊपर भी है, तो ये चार्ज से कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक कैंसिल हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका NaCl, देखिए कितना ईजी है फार्मूला बनाना ना, कितना ईजी है बताइए, बहुत ईजी है फार्मूला बनाना। अब देखो पोटेशियम सल्फेट, क्या पोटेशियम सल्फेट, अब पोटेशियम सल्फेट का कैसे होगा, अब हम बताएं पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का होता है K+, फार्मूला बताए थे ना, पोटेशियम का K+ होता है, पोटेशियम का क्या होता है जी, पोटेशियम का K+ होता है, और सल्फेट का क्या होता है SO4 - 1 होता है ना, 1 होता है 2 होता है, देख लीजिए आप, देखिए पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट किधर गया जी, पोटेशियम सल्फेट, देखो पोटेशियम आयन, एक मिनट, पोटेशियम सल्फेट है ना, पोटेशियम, एक मिनट इधर होगा, पोटेशियम सल्फेट फास्फेट, कहाँ गया पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम आयन, पोटेशियम सल्फेट तो इधर होगा ना, देखिए फास्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, फास्फेट और सल्फेट आयन, देखिए सल्फेट आयन है इसी में, मेरे को लगा इस वाले बोर्ड में लिखा हुआ है इसी में ना, ठीक है। SO2- होता है ना, देखिए पोटेशियम पोटेशियम का K+ होता है, पोटेशियम का क्या होता है K+ होता है, और सल्फेट आयन का SO4- होता है, सल्फेट पोटेशियम सल्फेट SO4- पोटेशियम सल्फेट का होता है SO4- ठीक है। अब देखो इसमें आप क्या बोले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें इसका जो चार्ज है इसके पास आएगा, इस वाले चार्ज इसके पास जाएगा, ठीक है। तो एक इसका जो चार्ज है ना इसके पास आएगा, तो K2, ठीक है ना, ऐसे K2, ठीक, SO4, मतलब इसका चार्ज इसके पास रखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा K2SO4, समझ में आया ना, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट ना। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, सोडियम का हम लोग जानते हैं क्या होता है Na+, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH-, हाइड्रोक्साइड OH- ही होता है ना, हाइड्रोक्साइड को होता है OH-, ठीक है। आप लोग जो है विश्वास न हो तो इसमें देख सकते हैं, OH- देखिए कहाँ पर है, देखिए हाइड्रोक्साइड आयन, ये है हाइड्रोक्साइड OH- आयन, ठीक है ना, ठीक।
इस पे कितना चार्ज है, OH माइनस 1 चार्ज है। चार चार्ज से जब चार चार्ज सेम है तो इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट कैंसिल करके आप लोग NaOH ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना, बहुत ईजी है फार्मूला बनाना, ठीक है। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का Na होता है Na प्लस, ठीक है, बाइकार्बोनेट HCO3-2, बाइकार्बोनेट तो ये होता है CO3, अरे यार इससे CO3-1 रहेगा, सॉरी। देखो बाइकार्बोनेट HCO3-1 ना, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3-1। अब देखो इसमें क्या, इसमें भी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, वैसे भी सेम चार्ज है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसका चार्ज इसके पास आ जाएगा, हो जाएगा Na1, ठीक है, और H इसका भी एक है ना, तो इसका इसके पास जाएगा HCO3-1 ना, तो ये क्या हो गया, ये 1 है, चूंकि अंत मल्टीप्लाई होगा इसमें तो वही चीज आएगा NaHCO3, मतलब इसको क्या NaHCO3 मतलब इसको डायरेक्ट कैंसिल करके भी हो सकता था ना, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है, हाइड्रोजन के H प्लस होता है और क्लोराइड का क्या होता है Cl माइनस होता है, क्योंकि चार चार सेम, इसको कैंसिल करके HCl डायरेक्ट लिख दो, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये Cl का फार्मूला, एक छोटा सा फार्मूला था जो कि इक्वेशन जब बैलेंस कीजिएगा ना उसमें काम आएगा, ठीक है ना। तो हम आगे 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 बढ़ते हैं, इक्वेशन कैसे बैलेंस होता है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी था एक्चुअली में। ये क्या है, ये नाइन्थ का है, तो ये 9th में यूज होता है, लेकिन अभी आप लोग हाई स्कूल में चूंकि 9th को भूल चुके होंगे तो एक बार रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है, और ये बताना भी जरूरी है कि इसका प्रयोग क्लास 10th में इक्वेशन बैलेंस करने में यूज होगा, तो आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, आप ही लोगों से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब इक्वेशन बैलेंस कैसे किया जाता है उसके विषय में भी बताऊंगा, ठीक है, वेट करो थोड़ा, ठीक। चलिए हम लोग सीखते हैं, अब क्या सीखेंगे हम लोग, अब सीखेंगे, एक मिनट, अब हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, वो कैसे सबसे पहले संतुलित कैसे करते हैं ना। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम धातुओं को, मेटल्स को संतुलित करते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण जब आप लोग संतुलित कीजिएगा धातु को, मतलब मेटल्स को, इसीलिए एक रासायनिक समीकरण दिया है तो इसमें धातु कौन आयरन है, Fe है, तो सबसे पहले धातुओं को हम लोग संतुलित करेंगे। धातु क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Ag, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, लेड, वेरेडियम, तो ये, ठीक है, ये क्या है, धातु है, समझा, क्या है, धातु है। तो सबसे पहले हम धातुओं की ही बैलेंस करेंगे, ठीक है, इसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल, ठीक है, मतलब अधातु को बैलेंस करेंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ये सब सारे जो है ना अधातु होते हैं। ये धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाएगा धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ठीक है। तो देखो बहुत ईजी होता है, धातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं ना वही धातु कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो अधातु कहलाते हैं, बताए थे आप लोगों को। ये जो फार्मूला लिखना हम सिखाए हैं इसमें आयन से ऋणायन धनायन था, जो ऋणायन बनाते हैं ना वही अधातु कहलाते हैं मैक्सिमम, ठीक है, समझा। नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, जो, ठीक है। तो इतना जानते रहो कि जो धातु होते हैं तो ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Ag, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब क्या होता है, धातु होता है। नॉन मेटल मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, अब देखो इसकी पहले सबसे पहले हम लोग धातु मतलब मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर क्या किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है,
ना। अभी देखो आप लोगों के सामने अभी कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले हैं, सबसे पहले मीटर्स को बैलेंस करते हैं। मीटर्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं जैसे आयरन हो गया, सोडियम। तो यहाँ पर इसमें देखो कोई मिल रहा है, उसमें से इसमें आयरन मिल रहा है। आयरन ये क्या है, मेटल है। मेटल से सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं ना। तो इसमें देखो मेटल्स में क्या मिल रहा है, आयरन। तो आयरन क्या है बच्चा लोग ना, इधर देखो 3 आयरन है। कितना आयरन है, 3 आयरन है। जब इधर 3 आयरन है तो इधर भी तो 3 आयरन होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, जो प्रोडक्ट जो बनता है और जो अभिकारक जो रहता है, ठीक है, जो उत्पाद बनता है जो अभिकारक रहता है, ये दोनों में जो होता है सेम होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जितने तत्व इधर होने चाहिए उतने भी इधर भी होने चाहिए। लेकिन इसमें देखो आयरन 3 है, इसमें एक ही आयरन है, तो दोनों तरफ बराबर नहीं, जबकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इसीलिए तो इक्वेशन बैलेंस करते हैं। अभी हम लोग सीखे थे ना। तो अब देखो इधर क्या है, इधर कितना है, 3 आयरन है और इधर 1 ही आयरन है। इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 आयरन इधर भी आ गया और इधर भी 3 आयरन आ गया। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद किसको बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें और नॉन मेटल दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब हम किसको बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर देखो कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, इधर कितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है जी, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया ना, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया ना, ठीक। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। चल नहीं रहा यार, मार्कर चल ही नहीं रहा है। क्या हो गया इसको, ठीक है। क्वेश्चन जैसे Mg प्लस O2 चल ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, चलो मार्कर क्या ना खत्म हो गया, ठीक है। वो स्याही इसके अंदर की खत्म हो गई। जब स्याही खत्म हो गया तो क्लास चलेगा नहीं। तो मैं क्या ना लास्ट में सारा क्वेश्चन कराऊंगा तो उस समय बता दूंगा, लेकिन इसको आप लोग याद रखिएगा सब, ठीक है। एकदम नहीं चल रहा है, टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे जो है ना, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसको पूरे ब्रह्मांड में इसको फैला दीजिए चैनल को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी भी आ जाता है ना जी, पृथ्वी तक ही फैलाइएगा, ऐसा नहीं कि चंद्रमा सूरज पे भेज दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना, ओके। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।